जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 है ना। चैप्टर नंबर 4 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। किसी भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव्स के लिए अगर आपको कोर कंसेप्ट समझना है ना, तो आपको बेसिक्स कंसेप्ट समझने होंगे फ्रेंड्स। उसके लिए आपको एनसीईआरटी सबसे बेस्ट जो मटेरियल है ना, वो आपके लिए एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं ना। अगर आपके पास हार्ड कॉपी होंगे तो अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए। अगर आप कोई 8 क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बच्चे, वो भी वीडियो के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज को लेके क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रीज को लेके क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। हम ये सोचते हैं ना फ्रेंड्स, जो हमारे पास कॉपी होते हैं, किताबें होते हैं, ये जो कॉपी किताबें जो पेपर्स जो है ना फ्रेंड्स, इसके लिए भी बहुत समय मतलब टाइम लगता है। पहले ट्रीज को काटना पड़ता है, फिर उसको पल्प मिल के अंदर लेते हैं, फिर है ना। तो ये हम देखेंगे फ्रेंड्स। जो हमारे इंडस्ट्री है ना, ये आते हैं आपके सेकेंडरी एक्टिविटी में। प्राइमरी एक्टिविटी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो एग्रीकल्चर हुआ, आपके माइनिंग हुआ, वो कैसे होते हैं हमने डिस्कस किया था। अब हमने सोचते हैं ना फ्रेंड, जो हमारे पास कॉपी किताब जो बुक्स होते हैं, जिसमें हम लिखते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत समय के बाद हमारे पास पहुंचते हैं। पहले इसको इंडस्ट्रीज में लेते हैं, फैक्ट्री में लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं ना। तो ये कैसे आते हैं हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो पेपर्स कॉपी जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सारे, इसको सबसे पहले क्या चाहिए, इसके रॉ मटेरियल। ऐसे रॉ मटेरियल क्या चाहिए, ट्रीज है ना। यानी ये जो पेड़ होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको काट के फैक्ट्री में लेते हैं। पहले इसको काटते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लेते हैं, पल्प मिल में, है ना। पल्प मिल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ट्री होगा, उसको काटेंगे, काट के इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, पल्प मिल के अंदर, है ना। अब ये जो ट्रीज है ना फ्रेंड्स, इसको, इसके जो वुड है ना, वुड होते हैं ना, इसके लकड़ी जो होते हैं ना, इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद ये कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, ये वुड पल्प के अंदर। पहले है ना, कोई ट्री होगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे फैक्ट्री के अंदर, है ना, पल्प मिल के अंदर। तो उसको कन्वर्ट करेंगे, उस वुड को जो ट्रीज से काट के आते हैं ना, उस वुड को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करते हैं, ये वुड पल्प है ना। ये आप याद रखिए। अब ये जो वुड पल्प है ना फ्रेंड्स, इसके साथ मिक्स करते हैं केमिकल्स को। केमिकल्स तो मिक्स करना ही है ना, पेपर बना तैयार करने के लिए। जब इसको वुड पल्प को है ना फ्रेंड्स, केमिकल के साथ मिक्स करते हैं, तो ये चेंज होते हैं किसके अंदर, आपके पेपर के अंदर, है ना। फिर ये जब ये क्या बनते हैं, पेपर्स, है ना। अब ये कौन करते हैं, मशीन्स करते हैं, सबको पता है। अब ये जो पेपर जो है ना फ्रेंड्स, इसको प्रेस करते हैं इंक के साथ, और इसके ऊपर केमिकल्स यूज करके जो लाइंस होते हैं ना फ्रेंड्स, कॉपी के कॉपी में आपने देखा होगा, ये जैसे लाइंस होते हैं ना, ये इसको इंक करके इसके ऊपर प्रेस करते हैं, लाइंस है ना, ये आपने देखा होगा पेजेस के ऊपर। अब ये सारे पेजेस क्या करते हैं, बाउंड करते हैं ना। लास्ट पे बाउंड करके क्या बनाते हैं, आपके नोटबुक, है ना। बांध के नोटबुक, फाइनली इसको नोटबुक में कन्वर्ट करते हैं। और ये जब पैक होते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये मार्केट में आते हैं, फिर हमें हमारे पास आते हैं। फाइनली इट रीच टू योर हैंड्स, यानी कि लास्ट पे हमारे पास आते हैं। आप सबको पता है ना। अब ये क्या होता है देखिए, अब इसका बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, वो हम देखेंगे। अब ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बोले ना, जैसे कि ऊपर हमने बोला, डिस्कस किया कि ये कोई ट्री होगा, इसको काट के कहाँ लेते हैं, पल्प मिल के अंदर। अब ये ट्री जो है ना फ्रेंड्स, ऐसे क्या है, रॉ मटेरियल्स। फाइनली क्या बनते हैं, ये प्रोडक्ट बन के आते हैं, ऐसे नोटबुक, है ना, ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। यानी कि अब ये जो ज्यादा वैल्यू हो गया ना, जैसे कोई ट्री होगा, इसको काट के पेपर बनाया, फिर ये पेपर लास्ट में बन के ऐसे प्रोडक्ट बन के हमारे पास आए, इससे ज्यादा वैल्यू इसका बढ़ गया, है ना। बल्ब जो है ना फ्रेंड्स, वो चेंज हुआ किसके किसके अंदर, ये पेपर के अंदर चेंज हो गया, वो हमने डिस्कस किया। एंड पेपर इनटू नोटबुक, और ये सारे पेपर को क्या बन करते हैं, बाउंड करके नोटबुक बनाते हैं। अब इससे जो है ना फ्रेंड्स, टू स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना। इसके अंदर जो दो है ना फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, वहां देखेंगे क्या क्या है। वो सारे पेपर जो पल्प से बनते हैं ना फ्रेंड्स, एंड क्लोथ जो हम कपड़े पहनते हैं ना, कहाँ से बनते हैं, कॉटन से, have add value added to them at each stage of manufacturing process, है ना। अब ये जो सारे पेपर जो हम यूज करते हैं और कपड़े जो हम पहनते हैं ना, इसके अंदर और और बहुत सारे कुछ वैल्यू एडिड है ना, इसमें ऐड करते हैं। तभी जाके जब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ना फ्रेंड, जब फैक्ट्रीज में इन चीजों को बनाए जाते हैं, तो इनके अंदर
और बहुत सारे वैल्यू एडिड को जो है ना फ्रेंड्स इसमें ऐड करते हैं, तभी जाके तो बनेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कपड़े बनेंगे, उसके लिए पहले कॉटन को लाएंगे, उसके अंदर वो फैक्ट्रीज में ले जाएंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। जब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, उसके अंदर और बहुत सारे कुछ केमिकल्स उसको ऐड करेंगे उसके अंदर, तभी जाके ये चीजें बनते हैं ना। तो ये हुआ फ्रेंड्स, जब कोई आपके पेपर हुआ, क्लोथ्स हुए, तब जब ये फैक्ट्रीज में शिफ्ट होंगे, उसके अंदर और फिर वैल्यू एडिट होंगे, है ना, तभी जाके ये बनेंगे चीजें, ये आप समझ सकते हो। इन दिस वे, तो इस तरीके से जो है ना फ्रेंड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है ना, जैसे कोई क्लॉथ होगा, कोई पेपर होगा, ये सारे क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। जब लास्ट हमारे पास आते हैं ना, इसको बोलते हैं हम फिनिश्ड प्रोडक्ट। एज मोर वैल्यू, इसका मोर वैल्यू है ना। जैसे कोई ट्री होगा, उसके लास्ट पे जब पेपर बन रहे उसका वैल्यू है ना कोई। अब वैल्यू क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, वो हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम, यानी कि जो पहले का जो रॉ मटेरियल है ना, जैसे कोई कपड़ा हुआ है ना, क्लोथ्स होंगे, उसका पहले रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है। उससे ज्यादा वैल्यू जो फिनिश प्रोडक्ट है ना फ्रेंड्स, उसका वैल्यू बढ़ते हैं। तो इससे चीजें जो है ना फ्रेंड्स ऐसे प्रोसेस होते हैं, आप समझ सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या है, यूटिलिटी ये क्या है, ये हमने पिछले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप जाके देखिए। अब इंडस्ट्री क्या होता है वो देखिए। अब इंडस्ट्री होता है फ्रेंड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां से हम पैसे कमाते हैं ना फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे चीजें बनती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जहाँ से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, फिर अब इंडस्ट्री में शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे चीजें बनती हैं। और इसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और वहाँ पे लोगों को जॉब्स भी मिलते हैं ना, सर्विस देते हैं इंडस्ट्री में। अब हम बोलेंगे फ्रेंड्स, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है ना, जहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार की चीजें बनती हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री हुआ, जहाँ पे कोल को लेके एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल है ना, पहले कोल को एक्सट्रैक्ट करके फिर मूव करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है ना। अब टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ जहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलते हैं ना, ये सारे फ्रेंड्स इंडस्ट्री। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या आते हैं, हम डिस्कस करेंगे। अब ट्रेस करिए फ्रेंड्स, अपने जो शर्ट जो आपने पहना है ना, कॉटन फील टू योर वार्डरोब, जहाँ पे कहाँ से आया होगा, पहले एक कॉटन को शिफ्ट किया होगा फैक्ट्री में, लास्ट पे जाके हमारे वार्डरोब में आते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखेंगे फ्रेंड्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इंडस्ट्री जो है ना हम क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, पहले चीजें जैसे कोई, हमने पेपर को डिस्कस किया, ट्रीज उसका क्या है, रॉ मटेरियल्स है। साइज के हिसाब से हम क्लासिफाइड करेंगे, एंड ओनरशिप, यानी कि फैक्ट्री का जो मालिक है ना, उसके हिसाब से हम इंडस्ट्रीज को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। जो फर्स्ट है ना फ्रेंड्स, वो है आपके रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल्स के हिसाब से हम इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाइड करते हो, हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हुआ फ्रेंड्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड है ना। अब ये सारे डिपेंड किस पे करते हैं, इसके रॉ मटेरियल पे जो ये यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रॉ, यहाँ पे लिखा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगे ना, वो रॉ मटेरियल ऐसे यूज प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्लांट से आते हैं और जानवरों से जो आते हैं ना, लाइफ स्टॉक से, उसको क्या करते हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगा, देखिए फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग अलग अलग प्रकार की जो खाने की चीजें बनती है ना, ये हुआ आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। वेजिटेबल ऑयल जो बनते हैं ना, वो हुआ आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्यों, क्योंकि ये प्लांट से आते हैं ना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि पहले कॉटन को उठाना होता है, फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में शिफ्ट करो, वहां पे फिर अलग अलग प्रकार की चीजें बनती हैं, ये आप समझ सकते हो। डायरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध होता है ना फ्रेंड्स, उसको फैक्ट्री में शिफ्ट करो, फिर बटर बनाओ ना, उससे पनीर बनते हैं। फिर ये सब किस में आते हैं, आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो सारे इंडस्ट्रीज हुआ जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना फ्रेंड्स। अब एग्रीकल्चर क्या होता है, वो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर की जो चीजें निकलते हैं ना, उसको अपना एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना, तो इन सारों को बोलते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आपके लेदर इंडस्ट्रीज हुआ, जहाँ पे लेदर की चीजें बनती हैं। अब ये सारे क्या है, आपके एग्जाम्पल्स है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का, है ना, आप समझ सकते हो। उसके बाद है फ्रेंड्स मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब इनको बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को, याद रखिए फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज। क्यों, दैट दिस मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल, यानी कि इसके अंदर जो है ना फ्रेंड्स मिनरल ओर्स, यानी कि कोई आयरन ओर होगा, इनको क्या करते हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना। पहले आयरन ओर को लेते हैं, फिर उसको जो मिक्सचर होता है ना, उसके
अंदर से आयरन को अलग करते हैं, तो इन सारों को बोलते हैं फ्रेंड्स हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्यों है वो हम देखेंगे। अब जो प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रीज से जो आते हैं ना मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से, ये सारी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल कोई आयरन और होगा। अब आयरन जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत सारे और प्रकार की चीजें बनती है, आपके मशीन्स बनते हैं, आपकी गाड़ियां बनती है। अब ये दूसरे इंडस्ट्रीज को भी फीड करते हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ये आप याद रखिए। जैसे यहाँ लिखा है फ्रेंड्स आयरन, जो आयरन और से अलग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसको अलग करते हैं मिक्सचर से, ये क्या है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। यानी कि आयरन क्या है, जहाँ पे आयरन बनता है ना उसको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इसके जो रॉ मटेरियल है ना फॉर मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, जैसे आयरन जब आयरन और से अलग करके आयरन निकालते हैं ना, तो जैसे इसके लिए क्या क्या बनते हैं, जैसे आपके हेवी मशीनरी है ना, अलग अलग प्रकार की मशीन्स बनते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स बनते हैं आपके, जो आपने देखा होगा फ्रेंड्स जब हम घर वर बनाते हैं उसके लिए आयरन चाहिए, रेलवे कोचेस जो है ना, डेट्स वाई इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। क्यों, क्योंकि ये जो है ना आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये दूसरे इंडस्ट्रीज को भी क्या करते हैं फीड करते हैं, यानी कि उनके लिए भी ये सामान बेचते हैं, डेट्स वाई इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ये आप याद रखिए। अब मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हुआ, जो समुद्र से जो चीजें आते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे आपके फिश हुआ है ना, ये सारे क्या करते हैं ऐसे रॉ मटेरियल यूज करते हैं, यानी पहले समंदर से लाना है ऐसे रॉ मटेरियल, ये आप समझ सकते हो कच्चे है ना, चीजों को समंदर से निकाल के फिर ये कहाँ शिफ्ट करते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में ना। अब इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रोसेसिंग होते हैं किसके, सी फूड के है ना, सी फूड के जैसे फिश हुआ फ्रेंड्स, ये सारे सी फूड से सी फूड ही होते हैं ना। और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल है ना, जहाँ पे फिश ऑयल बनता है ना, ये सारे क्या है आपके मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, ना तो आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जंगल से पहले है ना फ्रेंड्स, पेड़ को काट के लाओ, फिर जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स, यानी कि जंगल जंगल से पहले ट्रीज को काट के लाना है, ऐसे रॉ मटेरियल है ना, पहले तो वो कच्चा होता है ना, फिर इसको कहाँ पे लेते हैं इंडस्ट्रीज में लेते हैं, जैसे हमने पेपर का डिस्कस किया था फ्रेंड्स, पेपर पल्प एंड पेपर जहाँ से बनते हैं, फार्मास्यूटिकल्स है ना, दवाइयाँ बनते हैं अलग अलग टाइप के, फर्नीचर्स बनते हैं आपके, बिल्डिंग मटेरियल्स बनते हैं, तो ये सारे जहाँ पे फॉरेस्ट के है ना फ्रेंड्स, ट्रीज को है ना ऐसे रॉ मटेरियल मानते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से रॉ मटेरियल के हिसाब से हम इंडस्ट्रीज को कुछ क्लासिफाइड किए, जहाँ पे हमने फ्रेंड्स क्या क्या डिस्कस किया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्या याद रखिए क्या क्या होता है ना। अब साइज के हिसाब से अगर हम करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हम इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, देखिए। अब साइज की अगर हम हिसाब से देखेंगे ना, पहले हम साइज के अंदर देखेंगे फ्रेंड्स की उस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कितना इन्वेस्ट किया है ना, कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि उस इंडस्ट्री ने पैसा अपने इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए, इंडस्ट्री को फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए पैसा कितना इसने इन्वेस्ट किया है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। कि भाई उसके अंदर काम करने की वाले लोग कितने हैं, यानी नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं जो वहाँ पे सर्विस करते हैं ना, जॉब करते हैं, तो उस हिसाब से भी ये साइज में आते हैं। और उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन जो है ना फ्रेंड्स वो कितना है ना, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन उसका कितना है, उस हिसाब से हम बोलते हैं कि भाई उस इंडस्ट्री का साइज छोटा है कि बड़ा है ना। अब हम बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से इंडस्ट्री को जो है ना मोस्टली हम क्लासिफाइड करते हैं स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे कि आपके कॉटेज और हाउस होल्ड, जहाँ पे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो है ना फ्रेंड्स अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो घरों में चीजें बनते हैं ना फ्रेंड्स, छोटे छोटे चीजें तो घर में भी बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे चीजें बनते हैं अपने हाथ से ही बनाते हैं ना, बहुत सारी चीजें हाथ से ही बनाते हैं फ्रेंड्स बाय द आर्टिसंस, जो आपने देखा होगा जैसे बास्केट वेविंग है ना, जो छोटे छोटे चीजें होते हैं इन सारों को हम घर में बनाते हैं, पोट्री है ना, यहाँ पे ये बर्तन बनते हैं ना फ्रेंड्स मिट्टी का, ये आप समझ सकते हो। एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स आपने देखा होगा जैसे कश्मीर का शॉल जो है ना, ये सारे क्या है आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज, आप समझ सकते हो फ्रेंड्स है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं होते और उतना पैसा भी इन्वेस्ट नहीं होते ना, होता है बट उतना ज्यादा नहीं है ना, एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जाएंगे ना, वहाँ क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा भी चाहिए और साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना।
दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों? जहाँ पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे चीजें भी बहुत ज्यादा बनता है, प्रोडक्शन उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है ना बहुत ज्यादा होता है। अब उसके लिए पैसा भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी साथ साथ में चाहिए, इतना तो आप समझ सकते हो ना। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है ना फ्रेंड्स, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी चाहिए। कहाँ पे? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, जैसे आपके सिल्क वेविंग हुआ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हुआ ना फ्रेंड्स। अब ये जो सिल्क वेविंग एंड फूड प्रोसेसिंग है ना, ये आते हैं आपके किसमें? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, है ना, ये आप समझ सकते हो। बट ये जो आपके ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे गाड़ियां बनती है, हेवी हेवी मशीन जो बनते हैं ना, वो क्या है? आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब इसके लिए पैसे भी बहुत चाहिए, साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, इतना तो आप समझ सकते हो। ये हुआ फ्रेंड्स आपके साइज के हिसाब से। आप ओनरशिप के हिसाब से देखेंगे इंडस्ट्रीज को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट हुआ फ्रेंड्स आपके प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है ना फ्रेंड्स उसका मालिक होते हैं। जैसे क्या को, जैसे आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, रिलायंस है ना, अंबानी, ये है प्राइवेट सेक्टर। स्टेट ओन्ड, जहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट ओन्ड बोलो या पब्लिक सेक्टर बोलो, जहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स मोस्टली सरकार के ही होते हैं ना। और ज्वाइंट सेक्टर, जहाँ पे सरकार और आपके प्राइवेट इंडिविजुअल है ना, दोनों मिल के काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इतना तो आप समझ सकते हो। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आगे एक साथ में करते हैं ना कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। जैसे हम नीचे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, आनंद जो मिल्क मिल्क है ना, आनंद मिल्क का जो है ना वो है आपके कोऑपरेटिव सेक्टर के। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर बोला कि भाई बहुत सारे लोग आगे साथ में इंडस्ट्रीज को बनाते हैं, ये आप समझ सकते हो। अब प्राइवेट सेक्टर सेक्टर इंडस्ट्री जो है ना वो किसके होते हैं? ऑपरेट बाय इंडिविजुअल्स, पर हमने डिस्कस किया ये किसके होते हैं? एक ही, मतलब यहाँ पे एक या एक से ज्यादा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और एक आदमी भी हो सकते हैं ना। जैसे कि रिलायंस वो आपके अंबानी का है ना, इस तरह से यहाँ वहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के भी होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को खड़ा करते हैं। अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या हुआ? जो ऑपरेट करते हैं वो हमारे सरकार है ना, सच एस क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, ये आप समझ सकते हो। जहाँ पे एयरक्राफ्ट बनते हैं ना फ्रेंड्स, वो किसके? हमारे सरकार के हैं। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी क्या है? आपके स्टेट ओन, यानी कि ये सरकार का ही है ना। अब ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या हुआ ना फ्रेंड्स, ओन एंड ऑपरेट बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि यहाँ पे सरकार भी होते हैं और एक आदमी जो प्राइवेट इंडिविजुअल है ना वो भी यहाँ हो सकते हैं, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर सरकार काम करते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। ये है आपके ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड, ये क्या है? आपके ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इसके बाद आपके कोऑपरेटिव सेक्टर्स में क्या आते हैं? ओन एंड ऑपरेट बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कोई दूध, बहुत सारे भंडार में दूध है ना फ्रेंड्स निकालते हैं, फिर वहां पे सप्लाई करते हैं, तो इसमें है ना फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सेक्टर, उनका अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना फ्रेंड्स, इस तरह से काम करते हैं। और रॉ मटेरियल को ऐसे यूज करते हैं ना फ्रेंड्स, वर्कर्स और बहुत, इसमें बहुत सारे लोग हैं ना मिलके काम करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हुआ आपके आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है ना फ्रेंड्स, ये है आपके कोऑपरेटिव सेक्टर। सुधा डायरी है ना, तो इसमें क्या करेंगे ना, बहुत सारे फार्मर्स आएंगे मिलके, फिर वो अपने फैक्ट्री बनाते हैं, वहां पे फिर मिल्क से ना, दूध से बहुत सारी चीजें बनती है ना फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपके कोऑपरेटिव सेक्टर। ये सारे क्या है? सक्सेस स्टोरीज है किसके? कोऑपरेटिव वेंचर्स के ना, ये आप समझ सकते हो। अब क्या क्या फैक्टर्स है ना फ्रेंड्स, जिससे हम लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को हम डिसाइड करते हैं कि भाई इंडस्ट्री तो हमें अगर खड़ा करना होगा तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है ना, ये आप समझ सकते हो। जैसे फर्स्ट है फ्रेंड्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है ना, रॉ मटेरियल फर्स्टली है ना सबसे जरूरी है, ये आप समझ सकते हो। जैसे कोई कहीं पे आपको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाना होंगे है ना, उसके लिए पहले पेड़ चाहिए, जंगल चाहिए ना, तो ऐसे रॉ मटेरियल, लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, पानी चाहिए, लोग चाहिए, पावर चाहिए ना फ्रेंड्स, पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए एंड मार्केट चाहिए, तो ये सारे क्या है? इफेक्ट करते हैं किसको? एक इंडस्ट्री को लोकेट करने में, ये आप समझ सकते हो। अब इंडस्ट्री सैचुरेटेड होते हैं कहाँ पे? हम इंडस्ट्री वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे ये सारे फैक्टर हमें इजीली अवेलेबल होंगे ना, आप समझ सकते हो। समटाइम जो है ना फ्रेंड्स गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देते हैं ऐसे, लाइक जैसे आपकी सब्सिडीज, सब्सिडाइज में पावर जो है ना फ्रेंड्स वो सब्सिडाइज में देते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होते हैं ना वहाँ पे पावर जो है ना वो सब्सिडी में दे देते हैं सरकार। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दे देते हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री होते हैं,
अब जहाँ पे बैकवर्ड एरिया होगा ना फ्रेंड्स, कहीं पे इंडस्ट्री लगाना होगा, अगर बैकवर्ड एरिया होगा तो वहाँ पे सरकार क्या करते हैं, सब्सिडी में देते हैं पावर को, ट्रांसपोर्ट कोस्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अब ये सारे इंडस्ट्री जो होते हैं ना फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इससे क्या होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। जो सिटीज एंड टाउन्स होता है ना फ्रेंड्स, वो जब इंडस्ट्रीज आएंगे तभी तो डेवलप हो जाएंगे ना, आप समझ सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स लोकेशन फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या क्या चाहिए आपके लिए जो मैंने डिस्कस किया, आप समझ सकते हो। इसके बाद हम समझेंगे फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है। देखिए अब इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं आपके इनपुट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री होगा, उसके लिए फर्स्ट रॉ मटेरियल चाहिए एज ए इनपुट, है ना। उसके बाद उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेसेस करना है। उसके बाद फिर बाद में लास्ट पे जाके फिर हमें आउटपुट मिलेंगे ना वहां से। अब इनपुट क्या क्या है, जैसे आपके रॉ मटेरियल्स है, आपके लोग हैं वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लैंड है कि भाई वहाँ की लैंड जो है ना उसका कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट है, पावर है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ये सब लगाएंगे ना तभी जाके चीजें आउटपुट बन के आएंगे ना, ये आप समझ सकते हो। प्रोसेसेस के अंदर क्या आते हैं, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज में लेते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स प्रोसेसेस, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब ये सारे मटेरियल्स को जो है ना, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में प्रोसेस करते हैं, ये आप समझ सकते हो। अब आउटपुट क्या है, एंड प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं ना, एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। अब यहाँ से पैसे कमाते हैं लोग, है ना, ये आप समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा, इनपुट वो क्या यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल कॉटन ऐसे इनपुट यूज करेंगे। ह्यूमन लेबर वहाँ पे लोग काम करते हैं, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट को, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारे क्या है ऐसे इनपुट यूज करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। उसके बाद ये फिर प्रोसेस करते हैं ऐसे गीनिंग, फैक्ट्री में ये गीनिंग करते हैं, स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग करते हैं ना फ्रेंड्स। उसके ऊपर केमिकल डाल के फिर डाइंग करते हैं, उसके बाद प्रिंटिंग करते हैं। अब जब लास्ट पे जो आउटपुट बनता है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, शर्ट है जो हम पहनते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। तो इस तरह से इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम, है ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। फाइंड आउट इनपुट्स, आउटपुट्स एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शू। अब ये आपके लिए एग्जांपल है फ्रेंड्स, जो लेदर शू है ना, उसके लिए क्या, पहले इनपुट चाहिए, फिर उसके लिए प्रोसेस, फिर आउटपुट, ये आप देखिए ना। अब दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रीजन है ना फ्रेंड्स, उसको समझना है ना। अब इंडस्ट्रियल रीजन हम किसको बोलेंगे, इमर्ज व्हेन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज है ना फ्रेंड, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री होगा, यहाँ पे दूसरा इंडस्ट्री होगा, जब एक दूसरे से क्लोज होंगे ना और एक दूसरे से उसका बेनिफिट लेंगे, उसका फायदा लेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयरन ओर को अलग करेंगे, फिर उसको गाड़ियां बनाने के लिए दूसरे इंडस्ट्री में शिफ्ट करेंगे ना, तो एक दूसरे के फायदा ले रहा है ना, तो उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन, है ना। अब मेजर इंडस्ट्रियल रीजन दुनिया भर के क्या क्या कौन कौन से आपके, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये वाले रीजन है ना फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रीजन है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। ईस्टर्न यूरोप में अपने आप में भी क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन है। एंड ईस्टर्न एशिया, है ना फ्रेंड्स, ये सारे रीजन आपकी क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन, है ना, ये आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैप में दे रखा है फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक में है ना आपके इंडेक्स में, ये क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन, ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, ये आप देखिए ना अपने पास ये एटलस या मैप खोल के रखिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के लिए मैप बहुत ही जरूरी होते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू लोकेट ऑन इन द टेम्परेट रीजन्स, यानी मोस्टली ये कहाँ पे है, टेम्परेट रीजन्स में ना, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर भी अपने आप में जरूरी है। नियर सी पोर्ट, अब सी पोर्ट भी जरूरी है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सी पोर्ट होंगे तो ये बाहर एक्सपोर्ट करने में इजी होंगे ना, एक्सपेशली नियर कोल फील्ड्स। और कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे कोल होता है ना फ्रेंड्स, कोयले, वहाँ पे इंडस्ट्रीज होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिर नियर बाई फिर एरियाज में जब ये सारे रॉ मटेरियल मिलेंगे ना, तो ये इजी हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने में वहाँ पे चीज़ों को, है ना, ये आप समझ सकते हो। अब देश में, हमारे देश के अंदर कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन, लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन गुजरात में, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, है ना फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मीरठ रीजन, कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, है ना। ये सारे क्या है, हमारे देश के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन है ना, फेमस जो है। अब इंडस्ट्रीज तो हमने लगा दी है ना फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी हो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हुआ था, जब इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सीडेंट्स या डिजास्टर्स होता है ना फ्रेंड्स, मेनली ओकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर की वजह से हो, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी सॉरी
क्या होते हैं, टेक्निकल एरर हो जाते हैं, कभी कभी टेक्निकल फेलियर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, कभी कभी इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग है ना, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को ठीक ठाक मतलब अच्छे से हैंडल नहीं करते, तो जब तब जाके इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हो जाते हैं। उसके बाद जो हाजर्डस मटेरियल होते हैं ना उसके अंदर, तो ये कभी कभी लीक कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हुआ था फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था आपके भोपाल में, कब, जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोलते हैं ना, 3 दिसंबर ऑफ 1984 में, रात को 12:30 बजे टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ था फ्रेंड, जहाँ पे हाईली पॉइजनस जो गैस होता है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस ये लीक कर गए। कब, हाइड्रोजन साइनाइड जो है ना फ्रेंड्स, ये लीक कर गए कहाँ, रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक आउट द पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड, यहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ से गैस लीक हुआ था। उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डेथ्स हुए थे फ्रेंड्स, यहाँ पे 3598 डेथ्स हुए थे 1989 में। 1000 जो है ना फ्रेंड्स सफर कर जा रहे हैं आज के टाइम में भी, है ना। बहुत सारे लोग बीमार है फ्रेंड्स, लाइक उनको ब्लाइंडनेस है, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम जो है ना फ्रेंड्स, उनके बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्ट हुआ। अब उनके स्टोमक प्रॉब्लम, जियो एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हुए उनको। तो ये सारे है ना फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो जाते हैं जब इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो जाते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। दूसरा हुआ था फ्रेंड्स आपको 23 दिसंबर 2005 में, कहा, गैस विल ब्लो आउट, जो गैस होता है ना फ्रेंड्स वो लीक हुआ था फैक्ट्री से। कहाँ पे, गाँव क्यों, चुंगिंग चाइना में एक जगह है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फैक्ट्री यहाँ से लीक हुआ था। ऑफिशियली कितने डेथ हुए थे यहाँ पे, 243 लोगों के यहाँ पे डेथ हुआ था। उसके साथ साथ इतने सारे लोग इंजर्ड हुआ था, 9000 लोग करीब, है ना। तो यहाँ पे 64,000 लोग जो है ना फ्रेंड्स यहाँ से इवेक्यूएट हुआ, कि यहाँ से बाहर निकाला जल्दी जल्दी, है ना, अदरवाइज यहाँ पे फिर से डिजास्टर होते हैं ना अदरवाइज। बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर अनएबल टू रन, है ना। क्यों, क्योंकि वो दौड़ नहीं पाते थे ना एक्सप्लोजन की वजह से। अदरवाइज जो लोग भाग जाते हैं ना, तो वो चलो बच जाएंगे। जो लोग बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, बड़े लोग, वो तो भाग नहीं पाएंगे ना, उससे बहुत सारे लोग यहाँ पे डेथ हुए थे। तो इससे बहुत सारे लोगों के और से इससे बहुत सारे इफेक्ट हो गया फ्रेंड्स। इससे क्या क्या हुआ, जैसे उनके आंखों के प्रॉब्लम हुए, स्किन प्रॉब्लम हुए, लंग्स प्रॉब्लम हुए गैस की वजह से ना। तो ये सारे फ्रेंड्स आपके इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ये आप समझ सकते हो। आप इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, रिस्क रिडक्शन मेजर्स क्या क्या है उसके रिस्क को कम करने के लिए। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं ना फ्रेंड्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है, वहाँ पे वो अलग होना चाहिए, कहाँ से, इंडस्ट्रियल रीजन से। जैसे कोई इंडस्ट्री होगा, बस इंडस्ट्रियल है ना रीजन, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री से जब इंडस्ट्रियल डिजास्टर होते हैं ना, जब डेंसली पॉपुलेटेड को इफेक्ट होंगे तो बहुत सारे डेथ्स होंगे ना, ये आप समझ सकते हो सकते हैं। आप लोग है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे इंडस्ट्री हो ना, वहां से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जहाँ पे स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स हो, हजार्डियस सब्सटेंसेस जहाँ पे स्टोर होते हैं ना, वहां से थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना। एंड नियर पॉसिबल इफेक्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकर, अगर एक्सीडेंट होगा ना, कहीं से कुछ गैस लीक हो गया, उसको होने से पहले लोगों को थोड़ा दूर ही रहना चाहिए इंडस्ट्रियल रीजन से। फेयर वार्निंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए ना, ये आप समझ सकते हो। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, है ना, यानी कि वहाँ पे लिमिटेड वे में स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो लिमिटेड वे में होना चाहिए, ये आप समझ सकते हो। पॉल्यूशन जो है ना, डिस्पर्शन क्वालिटीज इन इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव, यानी जहाँ से प्रदूषण बहुत ज्यादा आता है ना फ्रेंड्स, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये कुछ क्या है, रिस्क रिडक्शन मेजर्स है इंडस्ट्रियल डिजास्टर को होने से। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर दूसरे वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय।